यहाँ से जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिस्टमेटिकली देखना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी होता है, इस पर ट्रिक भी पॉसिबल है तो मैं बता दूंगा, है ना। इसमें कह रहा है 2 पॉइंट मास है हमारा, ठीक है। 2 पॉइंट मास, अगर हम दोनों मास को सेम मानते हैं, अगर ये m है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं m1 और m2 को दो अलग अलग लेते हैं, m1 ज्यादा लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास नियर m1 होगा। जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी साइड शिफ्टेड होगा, है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर सेम था तो मिड पॉइंट पे था। अगर m2 को ज्यादा ले लेते तो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर से थोड़ा इधर शिफ्ट हो, यानी जिधर मास ज्यादा होता है वहां सेंटर ऑफ मास उधर ही साइड शिफ्ट रहता है। जैसे इस तरीके से कोई आप बॉटल देखोगे, इस तरीके से मान लो ऐसा कोई बॉटल है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे राउंड शेप में होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो मिड पे नहीं होगा, मिड से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा। अगर मान लो मिड पॉइंट ये आ रहा है इस लेंथ का, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा जिधर मास ज्यादा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मतलब पॉइंट मास मैंने बताया। जैसे ये क्या है, हमारा डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास जो है डिस्क के सेंटर पे होगा। अगर हम यहां से एक होल कट करके निकाल देते हैं तो सेंटर ऑफ मास ही अपनी जगह से डिस्टर्ब होके इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यही मास तो कट कर रहे हैं ना। तो ये चीज ध्यान से समझना। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई शेप दिया है, उसका कुछ मास काट के निकाल दिया गया है, फिर पूछेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डिस्क्रीट का देखेंगे, तो इसके डिराइव पे नहीं जा रहा हूं, डिराइव की नीड यहाँ पे नहीं है, जनरल फॉर्मूले पे ही बेस्ड ऑन सारे नीट के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे आरसीएम निकालना है तो कैसे निकालते हैं जी, m1 r1 m2 r2 डैश डैश डैश, नीचे टोटल मास ले लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। अगर एक्सीएम हम निकालेंगे आरसीएम, तो एक्सीएम आई कैप, वाईसीएम जे कैप और जेडसीएम के कैप। एक्सीएम में m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश डैश करते हैं, जितने भी मास कनेक्टेड है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। वाईसीएम भी इस तरह से निकालेंगे, जेडसीएम। जनरली एक्सीएम और वाईसीएम पे बेस्ड ऑन सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा आरसीएम 0 होगा तो इसका हमारा ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो m1 r1 का वेक्टर, m2 r2 का वेक्टर प्लस डैश डैश mn rn का वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब अगर हमारा सेंटर ऑफ मास जो है 0 पोजीशन पे है, आरसीएम 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास और उसके बीच का गैप हमेशा सम करेंगे तो 0 आएगा। इसको सिंपली हम लोग मास मोमेंट भी बोलते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं इस तरीके का क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस है, बेसिक फंडामेंटल पे आ जाता है। इसमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना होता है। जैसे 0,0 है, अगर इस साइड को मैं ए बोल रहा हूँ तो a,0 होगा। इस साइड को अगर हम ए बोलते हैं और इस साइड को भी मैं ए बोलता हूं तो ये a,a हो जाएगा और ये हो जाएगा 0,a। इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3, इसे x4 y4, इसे m1 m2 m3 m4। बस एक चीज ध्यान रखना, हम इधर से माना हूं m1 x1, आप इधर से भी मान सकते हो। बस एक चीज ध्यान देना, क्या अगर इसे x2 y2 मान ले तो इसी को m2 मानना। जैसे माना x3 y3 से m3 माना, आप इसे m2 मत मान लेना, नहीं तो फॉर्मूले में अप्लाई करते समय गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल, इसे सारी वैल्यू रखना था। रखने के बाद जो है एक्सीएम वाईसीएम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये है डिस्क्रीट पॉइंट। अगर हमारे पास पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट मास है, उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो इस बेसिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको किसी लेक्चर में लगता है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है तो अगले लेक्चर से पहले एक बार जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है जी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में किस पैटर्न से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अगर हम लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी एनसीईआरटी में कह रहा था हमारा 3 पार्टिकल है, वर्टिसेस एंड इक्विलेटर ट्रायंगल, मास दे दिया है हमारा 100 150 200 रेस्पेक्टिवली, ईच ऑफ द साइड इक्विलेटर ट्रायंगल 0.5 मीटर। इसका लेंथ दे दिया है इक्विलेटर ट्रायंगल का, और एंगल कितना होता है 60, ये पता है। इसको मैंने माना हूं ए, इसको माना हूं बी, इसको माना हूं सी। एक मेरा एडवाइस है कि अगर आप सवाल लगा रहे हो तो ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन को इसी तरीके से कंसीडर किया गया है ए बी सी। अगर मैं इसे ए बी सी कर लेंगे तो जो आंसर होता है जनरली मैच नहीं करना होता है, लेकिन मैच करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, वहां से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं उस तरीके भी क्वेश्चन पेस्ट किया हूं, मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा करोगे तो डायरेक्टली आंसर मैच होने का
प्रोबेबिलिटी है जब ये कुछ भी ना कहा हो कि सेंटर ऑफ मास बताइए इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें कह रहा है हमारा डायरेक्ट देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस और कुछ नहीं बोला है। आगे सवाल में आपको ऐसे भी मिलेगा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू वर्टिसेस ए, विद रेस्पेक्ट टू वर्टिसेस बी, विद रेस्पेक्ट टू वर्टिसेस सी, मतलब ए बी सी किसी के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है। ये तीनों से डिस्टेंस सेम आया इसलिए इसने जनरली जिक्र नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट लिखना है, मास तो दे दिया है, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये तो 0 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 0.5, 2 हो जाएगा। लेकिन जब ये वाली हाइट पता चलेगा तभी तो ये हम लिखेंगे, ये वाला तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ कर दो 0.5/2 हो जाएगा। इसको मैंने 10 से निकाला हूं, अगर मैं 10 थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा 20, साइन लगाया हूं। अच्छा, अगर साइन थीटा, इसमें मैंने फिलहाल साइन थीटा लगाया हूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 60 y अपॉन 0.5 है, y की वैल्यू √3/2 इंटू 0.5, तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, मास सबका दिया 100, 150, 200, ये बेसिक फॉर्मूला है, 100 इंटू 0, 150 इंटू 0.5, 200 इंटू 0.5/2, टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो XCM आ जाएगा। सेम तरीके से YCM आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे, ये जेईई मेंस का सवाल है 2020 का, इसमें मेंशन किया है ऑप्शन केयरफुली पढ़ना। एक्चुअल में इस पैटर्न पर जिस पैटर्न पर नीट में सवाल नहीं मिलता है, मैं जेईई के सवाल ले लेता हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना होता है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा 3 पॉइंट्स पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg, फिगर ऑलरेडी दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट, यहां से देखना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट अ पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन भी पढ़ना होगा, अब सेंटर ऑफ मास ऐसे थोड़ी निकालोगे, ऑप्शन एक बार देख जरूर लेना। ऑप्शन में देखो क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर राइट एंड 0.9 सेंटीमीटर एबव द 1 kg, एबव द 1 kg, एबव द 1 kg, एबव द 1 kg, यानी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 1 kg के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी 1 kg के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसे ही मैं ओरिजिन मान लिया हूं, इसे ओरिजिन मान लेंगे। सेंटर ऑफ मास जो है इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ये चीज मैं आपसे कह रहा था, है ना। तो इसको मैं 0,0, 3,0, ये 0,4 है, ये 2.5 है, ये 1 kg 1 पॉइंट, तो XCM निकालेंगे तो 1.1 इंटू 0, 1.5 इंटू 3 और 2.5 इंटू 0 और टोटल मास ऐड कर दो 0.9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। XCM आया है तो XCM इधर आएगा ना जी, इधर आएगा। ये YCM अभी नहीं निकाला हूं, ये कितना आ गया 0.9 सेंटीमीटर की साइड आया है, समझे, शिफ्टिंग भी देख लेना है। 0.9 सेंटीमीटर राइट, इसमें क्या बोला 0.6 सेंटीमीटर राइट, 1.5 सेंटीमीटर राइट, 2 सेंटीमीटर राइट, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में राइट साइड कितनी दूरी पे आ रहा है, 0.9 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में YCM निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा इससे ही काम हो जा रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझे। इसमें YCM जो भी कैलकुलेट करेगा उसका टाइम नुकसान होगा। एग्जाम देने का तरीका अगर आप सीखते हो तो नंबर तो आएगा ही, है ना, ठीक है। अब ये ऐसे बहुत सारे मिलते जुलते सवाल हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे सवाल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। डिस्क्रीट का वैसे ही करना है, कोऑर्डिनेट बनाना है, कोऑर्डिनेट बनाने के बाद XCM YCM का फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पॉइंट सिस्टम, इसको स्पेशली अलग से क्यों कर रहा हूं, नीट में 3-4 बार से ज्यादा सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है, मतलब बार बार यही पूछ रहा है, डायरेक्ट बताना है, तो इसको अलग से मैं मेंशन कर दिया, हो सकता अगली बार पूछ ले तो आप देख के ही आंसर टिक कर दो। इसमें कह रहा है द मास मोमेंट अबाउट अ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, अगर इसके रेस्पेक्ट में हम मास मोमेंट निकालेंगे, मास मोमेंट होता कितना, मास इंटू एक्स, अबाउट अ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, पहला मेथड ये है कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे 0 0, इसे a,0 m1 m2, XCM निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो हमारे पास ये XCM का फॉर्मूला बन गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डिराइव कर ले,
सेकेंड मेथड मैंने लिख दिया। अच्छा, नीट के लिए कौन सा हेल्पफुल है मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूं। आप किस तरीके से करोगे तभी बढ़िया रैंक आएगा। देखो, इसको मैं डेराइव इसलिए किया हूं, बहुत सारे बच्चों लगेगा ये कहां से आया, तो भैया ये HC वर्मा में भी डेरिवेशन है, आप कर सकते हो। ये M1 है, ये M2 है, R1 R2, ये बीच का गैप R है। तो R जो है हमारा R1 प्लस R2 ही तो R है कि नहीं। मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास हमने बताया हमेशा जीरो, तो ये लिख सकते हो M1 R1 इक्वल टू M2 R2। तो सपोज दैट अगर मैं यहाँ इसको x मानता हूँ, R1 x मानता हूँ, R2 R माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे रख दो तो x की वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक है, ये सॉल्व सिंप्लीफाई करके कहाँ लिखाओ, R2 आ गया। समझे कि नहीं, बोलो जी। तो R1 R2 के टर्म में लिखा हूं, ये R2 आ गया हमारा, ये R1 आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ये स्कूलिंग के बच्चों को करना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना क्या है आपको, फिर यहां पर मास M1 है, यहां पर मास M2 है, बीच में सेंटर ऑफ मास है। अगर सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में कह रहा है कि कहां से बताइए, फ्रॉम M1, तो R1 बताएंगे अपोजिट वाला मास ऊपर, टोटल मास नीचे, और उसके बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर R2 निकालना है तो अपोजिट मास ऊपर, टोटल मास नीचे, और R2 निकालना है ना तो M1 ऊपर लिया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है, इससे डायरेक्टली सवाल कर सकते हो। समझे। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल, तो डायरेक्ट यूज करना डेल्टा RCM, M1 R1 का वेक्टर, M2 R2 का वेक्टर, M3 R3 का वेक्टर, टोटल मास से डिवाइड कर देना। ठीक है, बोलो जी। इसके लिए भी अगर आप सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन है, इस पे अभी तक नीट में कभी भी सवाल नहीं आया है। अगर आएगा तो लगभग जनरली लोगों से गलत हो सकता है। ये कह रहा है कि हमारा ये डेराइव फॉर्मेट पे नहीं अभी फोकस करूंगा, इसके बीच का मैं आगे नोट किया होगा, यहां से देख लेता हूं। ये मास M1 है, ये मास M2 है। अगर मैं इसे L1 इधर शिफ्ट करता हूं, L2 इधर शिफ्ट करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, M1 L1 प्लस M2 L2 अपॉन M1 प्लस M2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे बेस्ड ऑन सवाल अगर पूछा गया तो इजी भी है, सेकेंडों में भी लग सकता है ना। देखो, नीट में 20 में आया, अभी रिसेंट में भी आया है। देखो करना क्या है, इसमें कह रहा है द टू पार्टिकल मास 5 kg 10 kg रेस्पेक्टिवली attached to the two ends of the rigid rod length 1 meter with negligible mass, the center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance। ठीक है, यहां से पढ़ना, द सेंटर ऑफ मास, रेड पेन से बता दे रहा हूं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg, फ्रॉम 5 kg, 5 kg यानी अगर आप फिगर बनाओ या ना बनाओ, फ्रॉम 5 kg, और 5 kg है 10 kg है, तो 10 kg वाला ऊपर और टोटल मास नीचे, उसके बीच का गैप जो भी कहा है, उसके बीच का गैप 1 मीटर है। तो अपोजिट वाला मास ऊपर, तो 10 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, सेंटीमीटर में है, 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 200/3 66.6, तो 67 आ गया। तो ओरल भी करा जा सकता है, समझे। मान लो हो सकता फिर से आ जाए, आगे भी पूछा होगा भी। ये कब का है, 2022 का है। ठीक है, वो कब का था, मैं ऐसे आपको कंक्लूजन इसलिए बता रहे ना, आपको हेल्प करेगा। ये 20 में आया था। आप सोचोगे सर अब नहीं पूछेगा, देख लो कुछ भी हो सकता है। आप तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से करो। ये 22 का सवाल है। देखो, इसमें कह रहा है टू ऑब्जेक्ट मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स द रिजिड रॉड लेंथ 10 मीटर एंड नेग्लिजिबल मास, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg। एक 10 का है, एक 20 का है। फ्रॉम 10 kg तो 20 वाला ऊपर और टोटल नीचे, तो 30 नीचे, और इसके बीच का गैप कितना है, 10 मीटर, यानी 20 ऊपर, टोटल मास नीचे, बीच का गैप 10, मल्टीप्लाई करो 20/3, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास टाइम है ही, आप PYQ लगा रहे होगे, थ्योरी पढ़ रहे होगे, तो एनालिसिस भी नोट डाउन करो। एक स्पेशल डायरी बनाओ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी जो भी पढ़ रहे हो, उसमें देखो कि यार इससे ऐसे आया था, इसमें ऐसे आया था, इसमें ऐसे आया था। किसी से देखने से अच्छा है आप खुद एनालाइज करोगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपके रिवीजन में भी परफेक्शन बनेगा, और आप नंबर भी बढ़िया लाओगे। कुछ चीज का ध्यान रख के पढ़ाई करोगे तब, है ना। ठीक है, देखो अब ये नहीं करना है कि सर अब रट के जाना है वही वाला, अरे हो सकता 3 दे दे भाई। देखो इसमें 3 का ये कह रहा 3 मासेस ऑफ प्लेस एट अ डिस्टेंस 300, ओरिजिन पे है 540 पे है, 470 पे है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। कुछ ज्यादा टफ थोड़ी ना है, तो यहाँ पे रख सकते हो। इसने खुद मेंशन किया, ये ओरिजिन पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ये 40 पे है, ये 70 पे है।
300 इंटू 0, 500 इंटू 40, 400 इंटू 70, टोटल मास से डिवाइड करो 40 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी जो मैंने डिस्कस किया इस पे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, आसानी से इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में ये पूछता है तो कैसे पूछेगा ऐसे, इसीलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था कि RCM M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, R1 R2 वेक्टर दिया है डायरेक्ट सब। अब I में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, J में, K में, तो सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो ये RCM आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये देखो जेई मेंस में पूछा है, हर बच्चे को क्या लगेगा कि नीट का ही थोड़ा चेंज कर देगा, इसलिए सवाल को थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिएगा। तो छोड़, कभी देखो पेपर देके आते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो आता है, वो नेगेटिव मार्किंग आता क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा केयरफुली सवाल को नहीं पढ़ते हो, सवाल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको लगता है बहुत ईजी है, ऐसे टिक करते हो आगे बढ़ जाते हो सवाल, लेकिन गलत हो जाता है। देखो इसमें क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg, ये R1 R2 दिया है। यहां से ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करके दोबारा पढ़ता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो पहले मैंने RCM इससे कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है, हमारा आ गया -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, -2i कैप माइनस जे कैप, और अच्छा यहाँ के, ये तो कहो मैच नहीं कर रहा है। सपोज दैट यहीं पे के आ जाता तो डी ऑप्शन जो है डायरेक्ट टिक करते और आगे बढ़ जाते, मिस्टेक हो जाती। इसीलिए केयरफुली समझना, ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है 6। तो इसमें ऐसा कोई आंसर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड जो है √6 आ जाए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यही बन जाएगा √6। देखो इसका निकाल के भी दिखा देता हूं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये √6 नहीं आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं एनालिसिस में हर लेक्चर में मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन कंसीडर करूंगा, क्योंकि आप समझ जाओ। एडवांस लेवल का भी अगर आपसे फिजिक्स पूछा जाता तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पूछा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का जाएगा, तो छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान देना। हो सकता है 10-12 क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें सिर्फ फॉर्मेट पे ही सवाल पूछा हो सकता है फॉर्मूला ही पूछा हो, ठीक है। तो ये वाला भी अलग से नोट करना, ठीक है, मतलब इसे नोट करके ही जाना। मैं यहाँ प्रॉपर मेथड सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर मेथड मैं किसी भी बच्चे को एडवाइस नहीं करता हूँ कि नोट डाउन कर लो। डेरिवेशन करना तो बात अलग है, लेकिन सवाल लगाना है ना, तो ओरल कर सकते हो। इसमें क्या बोला है जी, इसमें कह रहा है हमारा कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2, द पार्टिकल m1 पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू द डिस्टेंस d, by what distance would particle mass m2 move so that keep the center of mass of the particle at a original position। ये कह रहा है इसको मैं इधर शिफ्ट करा दिया d, तो इसको इधर कितना शिफ्ट कराएं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। तो ना हिलेगा, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि इस वाले कंडीशन के लिए m1 r1 इक्वल टू m2 r2। अगर मान लो मैं शिफ्ट करा लेता हूं तो इसे x1 x2 बोल लेते हैं, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 होगा, ये हमेशा होगा, ध्यान रखना। तो ये x निकालना होगा आपको, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, d घटाओ तो ये हो जाएगा r1 माइनस डी, ये r2 माइनस डी। एक्सपेंड किया m1 r1 m2 r2, तो ऊपर देखे इक्वल है, कट गया। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, तो सॉल्व करेंगे तो d2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ टिक कर देंगे। समझे मेरी बात, मतलब बेसिक फंडामेंटल से ही सवाल करना है आपको, ज्यादा इस पे क्वेश्चन जो है ये है, ये जेई मेंस का है। बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा जेई से कंपैरिजन करना बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अच्छा ये नीट का सवाल है, नीट के सवाल में फॉर्मूला पूछा है, जेई के सवाल में इस फॉर्मूले पर सवाल पूछा है। कह रहा भैया कि ये 10 kg है 30 kg है, इसको मैंने 6 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कराते हैं, तो इसको इधर कितना शिफ्ट कराएं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहे। तो मैंने क्या बताया, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, तो d2 इक्वल टू m1 d1 अपॉन m2, तो 10 इंटू 6 अपॉन 32 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समझे, इस पैटर्न पे सवाल एनटीए डिजाइन करता है, लेकिन समझते नहीं है बच्चे, फिर उसमें टाइम नुकसान होता है। मतलब ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। RCM ऐसे निकलते, VCM ऐसे निकालते, ACM ऐसे निकाल सकते। हो सकता है किसी सवाल में VCM पूछा हो या ACM पूछा है, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम, ठीक है। M एक्सटर्नल वहीं पे लगता है, ठीक है। अब देखो अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ACM 0 होगा, ACM 0 तो VCM कांस्टेंट होगा।
यानी शुरू पे अगर बॉडी रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में 0 है तो बाद में भी 0 होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, मान लो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो इसके जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा उस पर कोई चेंज नहीं आता है। तो इससे बेस्ड ऑन सवाल एक मैंने HC वर्मा से पेस्ट किया हूँ। अच्छा, आपको जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल इफेक्टिव होगा, अगर थोड़ा भी ध्यान से कर लोगे, मतलब इसे टफ पॉसिबल नहीं है मेरे कहने का मतलब। ये HC वर्मा के सवाल में क्या पूछा है, देखो ये कह रहा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री above the horizontal at the height point the projectile breaks into the two parts mass 1:3, the smaller coming to rest, find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands। यहां से एक ब्लॉक गया, उसके बाद दो प्लॉट में ब्रेक हो गया, कह रहे कि यहीं गिर जा रहा है, एक कुछ दूर पे जाके गिर रहा है, तो कह रहा भैया ये जो डिस्टेंस बता दीजिए किसका, find the distance from the launching point to the point where the heavier piece। ठीक है, तो जहां पे heavier piece गिर रहा है वहां से, यहां से लॉन्चिंग पॉइंट से यहां से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, समझे। तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया। पहली बात तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में, r का 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, यहाँ पे ऑलरेडी 37 डिग्री दिया है, तो 2u भी दिया है हमारा कितना जी 100 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 100 साइन 37 3/5 cos 37 4/5 अपॉन 10 जी की सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू इतना आया। ठीक है, समझे बात को। उसके बाद क्या कर रहा है, हमें बताना यहां से यहां तक तो हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब ये x को कैसे निकालोगे, x ही निकालने के लिए बताया कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पाथ जो है, ये सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वहीं पर रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करा गया है, तो उसके पाथ पे कोई फर्क नहीं होगा। यहां पर एक मास गिरा m, इसको बोला हूं m2, तो यही कॉन्सेप्ट फिर लगा दिया, मास मोमेंट अबाउट अ सेंटर ऑफ मास 0, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, इसको मैंने r1 माना हूं, इसको मैं r2 माना हूं, तो इसे सॉल्व करो आप। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मास तो दिया ही है हमारे पास m1 और m2 का 1:3, इसे m मानो, इसे 3m मानो, हमें रेशियो से मतलब है, यहाँ m रखो और m2 के जगह 3m रखो, ये कितना हो जाएगा r/2, ये रेंज का आधा ही तो होगा, ये हाइट है प्रोजेक्टाइल की, ये r/2 ही तो होगा, तो r/2 3m इंटू r2 की वैल्यू r/6, यानी ये जो आया r/6 आया, यानी यहां से यहां तक का जो गैप होगा r + r/6, तो x आएगा 7r/6, ये r की वैल्यू इसमें डाल देना है, 7r/6 करोगे तो 1120 मीटर आएगा, 1120 मीटर आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, लेकिन पता होना चाहिए, हो सकता है कोई थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में ब्रेक होता है तो सेंटर ऑफ मास के पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है, इसे भी ध्यान रखे रहना, वैसे पूछेगा तो नहीं, सेंटर ऑफ मास जैसे रॉड का जो होता है L/2 पे होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ईयर नहीं लिखना भूल गया हूं, ये नीट का ही है, कभी ऐसे भी सवाल पूछ देगा, मास जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस मास का है ना, तो कंटिन्यूअस मास का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे थे, पॉइंट मास के लिए डिफरेंट पॉइंट मास, अब हम कंटिन्यूअस बॉडी के लिए पढ़ेंगे, तो XCM क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन DM, YCM और ZCM। बच्चा जनरली इसे याद कर लेता है, हम भी समझते हैं, सही बात है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास ही तो आएगा, लेकिन मेरा एडवाइस है इस टर्म में ना याद करिएगा, कहीं अगर थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल आएगा, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे नीट में भी सवाल पूछा जाता है, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। देखो मैं इसको बात करता हूं, इस रॉड का ये यूनिफॉर्म लिया हूं, तो ये है XDM अपॉन DM, DM क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो m/l इंटू dx, इस DM एक एलिमेंट कट किया हूं यहां से x डिस्टेंस पे dx, इसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे m/l इंटू dx, m/l कॉमन होके कट गया, x ds का इंटीग्रेशन x²/2, dx का कितना हो जाएगा x, लिमिट रखना है तो l/2, तो ये तो पहले से याद होना चाहिए। इसी रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, L/2 पे होता है, लेकिन इसी रॉड को कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब मास वेरी कर रहा है, कैसे, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा इक्वल टू kx माना हूं, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये DM की वैल्यू लेमडा dx होता है, इसे लर्न रखना, लेमडा की वैल्यू kx रखोगे,
तो यहाँ dm की जगह क्या हो जाएगा, kx dx, यहाँ kx, k कॉमन होके कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, यहाँ x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। फिर इसकी लिमिट रखोगे 0 से l सॉल्व करोगे तो 2l/3 आएगा। l कितना दिया था 3 मीटर, रखोगे तो सॉल्व करोगे तो 2 मीटर आ जाएगा। यानी अगर ये 3 मीटर का था, सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पे आ रहा है हमारा, 2 मीटर पे आ रहा है। आना कितना चाहिए था 1.5 पे। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे नहीं आएगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहना। जनरली रिंग का जैसे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, डिस्क का भी सेंटर पे होता है, सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर पे होता है। लेकिन अगर इसे मास को हम लोग थोड़ा बहुत कट कर दे तो मेरा एडवाइस है इसमें से ये एक बार सवाल पूछा है नीट में, समझे। लेकिन मेरा एडवाइस है जितना मैं मेंशन कर रहा हूं सबके सेंटर ऑफ मास याद करके जाना। इसका ये रिंग है 2r/पाई पे होगा, ये डिस्क है 4r/3 पाई पे होगा, हॉलो स्फीयर का r/2, सॉलिड स्फीयर का 3r/8, हॉलो कोन का इधर से h/3 पे, ये है h/4 पे। सवाल पता कहां से पूछ लेता, वहां से पूछ लेता, पता चले यहां से याद करके गए हो बेस से। अगर यहां से h/4 है तो टोटल h है तो ये कितना हो जाएगा 3h/4। सवाल ही तो कह रहा हूं, अच्छे से पढ़िएगा सवाल पहले, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला है, इस लेवल का नीट में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी इस लेवल का नहीं आएगा, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपके। लेकिन अगर कोई लर्न करना चाहता है तो जनरली रिंग का फॉर्मूला ये बनेगा 2r sin α/2 अपॉन अल्फा। डिफरेंट एंगल का, जैसे रिंग का है ना, सेमी का पूछता है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग। अगर मान लो 30 डिग्री का कोई आर्क बना है, अगर उसमें पूछ लेता है तो किसी का भी नहीं सही होगा, क्योंकि ये नीट के सिलेबस में है नहीं मेंशन। लेकिन अगर पूछता है तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ मैंने एक करके दिखाया हूँ, जैसे पाई है तो यहाँ रखो पाई/2, तो आएगा 2r/पाई। इसको भी पाई करके मैं बताया हूँ, sin 90 1 हो जाएगा तो 4r/3 पाई। ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन सवाल, मतलब 1-2% है चांस, हो सकता है पूछ ले। ये सवाल पे तो जनरली आएगा ही है, तो ये जेईई मेंस का सवाल, लेकिन ऐसे सवाल नीट में भी आने का पूरा संभावना है, ठीक है। अगर थोड़ा भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन 1-2 उनको डालना होगा तो ये डाल सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसने कह रहा है कि ये हमारे पास है सर्कुलर डिस्क है, इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया है, तो ये सेंटर ऑफ मास बताना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में एकदम क्लियर कर देता है, सर्कुलर पोर्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, इसके रेस्पेक्ट में बताना है। इसके डिस्क होगा तो मास को एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे। अगर कोई वॉल्यूम होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका वॉल्यूम जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे। लेंथ अगर लीनियर होगा तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास को हम ऐसा मान के सॉल्व करते हैं। तो मास निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये कट करके निकाल दिया, तो कटा हुआ के मास को m1 मान लिया, और जो बचा हुआ मास है इसे रिमेनिंग को m2 मान लिया। यहाँ सेंटर यहीं पे तो होगा 0, एक कॉन्सेप्ट बताया m2x = m1a। इसका सेंटर आपको पता है a/2 पे होगा, ये कितना इधर शिफ्ट हुआ वो पता नहीं है, तो मैंने x मान लिया, तो डायरेक्ट इसी से सॉल्व हो जाएगा। हम हर जगह लगा सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, बाई फॉर्मूला लगाओगे तो भी लग जाएगा, लेकिन बाई फॉर्मूले से थोड़ा टाइम लगेगा। अब बस इतना ध्यान देना, m2 जो माना हूं बचा हुआ मास माना हूं, m1 जो है कटा हुआ मास माना हूं, ये कितना इधर शिफ्ट हुआ है उसे x माना हूं, और इसका खुद का सेंटर, इस सेंटर से इसके सेंटर का a/2 ही तो होगा, सिंपल। अब देखो मास निकालना बताता हूं, इसका πr² होता है तो इसे m मान लो, a/2 है तो इसका πa²/4 होगा तो m/4 मान लो, ठीक है। तो m मास टोटल था, m/4 हमारा कट के निकल गया, तो कितना मास बचा, m - m/4 तो 3m/4, तो 3m/4 इंटू x, और ये m/4 इंटू a/2, x की वैल्यू a/6 आ गया। फिर यहाँ पे जाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सवाल लगाने का टेक्निक अलग है। हमने जो सेंटर ऑफ मास निकाला हूं इसके रेस्पेक्ट में निकाला हूं कि यहाँ के रेस्पेक्ट में इधर कितना। सवाल में पूछा है इसके रेस्पेक्ट में, तो आपको पता नहीं है ये टोटल डिस्टेंस a होता है, इसका रेडियस, ठीक है। a में से a/6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5/6 यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब ऐसे सवाल को जो है आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, अच्छे लेवल में ये कंसीडर कर सकते हो, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट किया हूँ। और ये हाई स्कोरिंग वेटेज में जब आएगा तब, अदरवाइज हो सकता ना ही पूछे। जब सारे सवाल ही इजी पूछेंगे तो सेकेंडरी बात हो जाएगा, नहीं। एक कॉन्सेप्ट ये सिखाता हूँ, ये है तो HC वर्मा का सवाल। इसमें कह रहा था ये काट है हमारा, ठीक है, इसका मास जो है हमारा m है,
यहाँ सिंपल पेंडुलम से एक स्मॉल एम का बॉब सस्पेंडेड था, ये टूट के गिर गया और यहाँ पर होल है, लुढ़कते लुढ़कते इसमें चला गया, तो ये कितना काट इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे भी कि इनिशियल में मोमेंटम जो होगा बाद में भी वही मोमेंटम होगा। तो मैंने क्या किया, इसको इधर में माना टोटल ये मास इसका m है, मान लिया मैंने, इधर शिफ्ट हुआ कितना x, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये अगर सपोज दैट, पहले समझा देता हूं, अगर ये काट यहीं पर रुका रहता, यहाँ गिरता, यहाँ जाके गिर जाता, तो इससे कितना डिस्टेंस चलना पड़ता l। लेकिन अगर ये काट जो है इधर मूव कर रहा है x डिस्टेंस, इस बॉल को इधर कितना, इसमें गिरने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, l माइनस एक्स। समझ रहे हो बात को, बोलो जी। तो ये हो जाएगा हमारा mx इक्वल टू एम एल माइनस एक्स, सिंपल। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसके डेराइव की बात नहीं करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है थ्योरेटिकल कोई सवाल आए तो आपको बेसिक कंपैरिजन आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम ए, लीनियर मोशन में फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, मास को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो ये रिलेशन बनता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। समझे? तो जैसे आप लॉ ऑफ मोशन जब पढ़े होंगे तो वहां पर इनर्शिया पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर मास को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। समझे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन भी आता है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि अगर कोई मास m है और यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहाँ लीनियर मोशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट समझ लीजिएगा, अगर कोई सिंगल पॉइंट मास किसी सर्कुलर पाथ में किसी पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट घूमता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई पूरी बॉडी अगर किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। इसी तरीके से ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में भी है। अगर कोई छोटा सा पॉइंट मास अगर इस स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन कोई बॉडी स्लाइड होके आगे जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। इसीलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ही मान के सवाल को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज उसे आप रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स में नहीं यूज कर पाते, यानी पॉइंट मान के करते। सेंटर ऑफ मास बताए थे स्टार्टिंग में, उसका मतलब होता है पॉइंट मास, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस ऑफ अबाउट के क्या होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये मैं ऐसे समझाया हूं कि इसका मास m है, r डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस i इक्वल टू हमारा क्या होगा, एम आर स्क्वायर। अगर हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मास हो इस तरीके से, ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर मास बहुत सारे हैं m1 से लेके n तक, तो आप ऐसे लिख सकते हो i इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, फिर डैश डैश कर सकते हो, या डायरेक्टली ये लिख सकते हो i इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, हो सकता है ये टर्म्स कहीं इस्तेमाल हो, तो बेसिक फंडामेंटल का होता है ना। अगर मैं आगे बात करूंगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं ये, ठीक है। ऐसे सवाल एक नीट में आते हैं, हो सकता आगे आ जाए। मैं इसमें जेई के भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके बताऊंगा कि अगर कोई टफ पेपर बनता है तो कीवर्ड एटलीस्ट पता हो, हाँ ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे है सिंपल, हम अभी डिस्क्रीट पॉइंट मास की वजह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर कंटिन्यूअस मास की वजह से। यहाँ पर हमारे पास मास है, यहाँ मास है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के इस साइड को अगर मैं एक्सेस मान लेता हूं तो ये मास इसी एक्सेस पे ही है, ये भी मास इसी एक्सेस पे है, तो इसकी इस मास और इस मास की वजह से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। यहाँ से लेना है मास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये मास m, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट मास ले लेगा तो आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। आप ज्योमेट्रिकली निकालिए, मैथमेटिकली आप निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू पुट कर दे। हो सकता है ऐसा फिगर बन जाए। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं था, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा हूं। जैसे अगर ये a है तो ये a/2 हो गया, मैं इक्विलेटर ट्रायंगल यूज किया हूं तो ये डिस्टेंस मैंने निकाला हूं। अब ये डिस्टेंस पता चल गया, i इक्वल टू एम आर स्क्वायर लगा दिया हूं। ये डिस्टेंस कितना आया है, √3/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी पॉइंट मास की वजह से जितने भी पॉइंट मास हैं उस एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितनी दूरी पे होता है सबका सम कर देते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट आ जाता है। तो एक कीवर्ड जो है आपको ये याद रखना है, ठीक है।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें क्या है हमारा, ऐसे नीट में सवाल लिखोगे तो इतने बड़े से मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस ऑफ रोटेशन को कंसीडर किया गया है। इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो I1 m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। ये r निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इस मास से अगर ये सेंटर मास की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां से निकालना है r1, तो अपोजिट वाला मास ऊपर, टोटल मास नीचे, और इसके बीच का गैप कितना है r रख दिया। r2 निकालोगे तो अपोजिट मास ऊपर m1 अपॉन टोटल मास इंटू r। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो हमारा आएगा ICM है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर हो गया। इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा देना, रिड्यूस्ड मास। ये FHM में भी मैं आगे चलूंगा तो बताऊंगा। जब भी इस तरीके का दो पॉइंट मास हो और एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास पे है, उसका पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, इसी को मैं इसे रिप्लेस कर लूंगा। यहाँ पे मान लूंगा कि म्यू है, इसका डिस्टेंस हमारा कितना है, ये r है, ठीक है, समझे, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो I की वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू r स्क्वायर। मतलब जो है ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ओल्ड लेक्चर से इसलिए बता रहा हूं कि आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए, आप किस तरीके से सवाल को लगाते हो। हम भी कभी क्लास में जो है जनरली इस तरीके से बताते हैं, क्योंकि पहले सीखना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आपको ट्रिक सर्च करना होता है कि किससे हम बहुत आसानी से आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इसे इसी तरीके से टिक करते हो, I इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। म्यू क्या है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, दो मास का रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं हम लोग, म्यू कैसे निकालते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसे मेरा एडवाइस रहता है हमेशा, इसीलिए नीट के सारे लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो है ये बताता रहा हूं, सिर्फ ये इतना ही करना था, इधर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये सर कहाँ लगाना है, हर जगह लगा सकते हो जहां पे दो पॉइंट मास हो, और उसका रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, FHM में भी लगा सकते हो, जहां जहां आएगा मैं बताता रहूंगा। फिलहाल मैं यहां लगा सकता हूं, ऐसे नीट में सवाल आए हैं, ठीक है, समझे। देखो ये नीट में आ गया, ये नीट 2016 में आया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बाई मेथड करेंगे तो टाइम नुकसान होगा। जो भी बच्चे को पता होगा रिड्यूस मास, इसका मास तो ले ही नहीं रहा, इसका m1 है, m2 रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देख लो कौन सा है, ये तो m2 प्लस m1 प्लस m2 है, ये ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। मतलब तरीका सीख के जाना है, और जो हो सकता है कि तरीके से काम ना हो तो आपको वहां बाई मेथड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका आपको तरीका ही नहीं पता है। इसीलिए जो तरीके आपको पता हो उसे नोट डाउन कर लो, कुछ सवाल तरीके से करो, काफी फास्ट तरीके से, जो रिमेनिंग टाइम बचे उसे यूज करके कुछ ऐसे सवाल लगाओ जो टाइम टेकन वाले हैं, तो आपकी रैंकिंग बेटर आएगा, है ना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते देखो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट की पूरी PYQ लगाओगे, अभी पेपर देके आओगे फिर भी देख लेना, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जनरली इतना चीज लर्न होना चाहिए। लर्न करने का तरीका है, रिंग और हॉलो सिलेंडर का एक साथ याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2 होता है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर इसका 2/3 mr स्क्वायर, 2/5 mr। ये तो लर्न होना ही चाहिए हर हाल में, समझे, बोलो जी। उसके बाद क्या है, हॉलो कोन का mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड कोन का 3/10 mr स्क्वायर। ये नीट में अभी तक कभी नहीं पूछा है, तो हो सकता है आगे फिर फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए मैं जो एडिशनल है मैं उसे भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इसे, अब इधर देखो, ये लेक्चर इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ डेरिवेशन है, तो आपको डेरिवेशन किसी के नहीं करने हैं, डायरेक्ट लर्न करिएगा। एक बस डेराइव बता दे रहा हूं, हो सकता है कि रॉड का डेराइव का यूज पड़ जाए, ठीक है, बाकी किसी का तो नहीं पूछना चाहिए नीट में, ठीक है। अगर हमारे पास ये रॉड है तो आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जब कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, उसके बाद यहाँ dm निकला, mr स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो dm की वैल्यू m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, या dm इक्वल टू लेमडा dx, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। यहाँ -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल इंटीग्रेशन किया हूँ, सब कुछ बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर
3/3 होगा, लिमिट रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे ml²/12। जनरली आपको लर्न रखना है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सेंटर ऑफ मास ml²/12 होता है। ठीक है, दोबारा समझो। हो सकता है कि आप यहां से एक्सेस ले लेते हो, तो अब यहां से मास कट करोगे तो बस इंटीग्रेशन चेंज हो गया है, 0 से a तक हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसमें मैंने मास को क्या ले लिया हूं, मास पर यूनिट लेंथ को ax प्लस b लिया हूं। तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का न हो, समझे, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रॉड का, तो आपको बिना इंटीग्रेशन का आंसर निकाल ही नहीं सकते हो। तो छोटा सा फॉर्मूला ऐसे पूछ सकता है, देखो छोटा ही तो है, बस लेमडा की जगह ax प्लस b कर देना है, इसको 0 से l इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ax की पावर 3 bx स्क्वायर हमारा है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 x स्क्वायर का x की पावर 3/3, लिमिट ही तो रखा हूं, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा। और ऐसे सवाल अगर आप वर्क और एनर्जी पढ़ोगे या कोई अदर चैप्टर पढ़ोगे तो इतनी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नीट में भी यूज हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके आगे। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा ml²/3। तो यूनिफॉर्म का तो याद कर लेना भैया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12, इंड के अबाउट ml²/3। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, समझे, बोलो जी। तो ये मैं कह रहा हूं नोट का सिर्फ इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब इसमें एक चीज ऐड कर दिया हूं यहाँ, रॉड का अबाउट अ सेंटर ऑफ मास, समझे। अब दो थ्योरम होता है, एक होता है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम है क्या, अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उस लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी उस लाइन के पैरेलल किसी भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आसानी से लिख लेते हैं। कैसे, आई जो होता है ICM प्लस MA² होता है। मास तो पूरा बॉडी का लेते हैं, लेकिन जो ये ए लेते हैं, इन दोनों पैरेलल एक्सेस जो ले रहा हूं उसके बीच का गैप ले, बेसिक। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, किसी भी एक एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो परपेंडिकुलर एक्सेस के इक्वल होता है। तो अगर IX लिखना है तो IY प्लस IZ, आपको अगर IY लिखना है तो IX प्लस IZ, आपको IZ लिखना है तो IX प्लस IY होगा। ये हमेशा सेट रखिएगा दिमाग में, कोई एक नहीं है ना। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम वो बताते हैं। जैसे यहां पर एक सवाल आया है, ये 15 का है, समझे। ये इस तरीके से तीन बनाया है, इसको क्या लिया है, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो इस तरीके का बना लेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसी एक का निकालेंगे हम लोग, ये वाला तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, इसका तो टेंशन नहीं है, लेकिन इसका तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसका खुद के एक्सेस के अबाउट 2/3 mr², लेकिन निकालना हमें इस एक्सेस के अबाउट है, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे। ये हो जाएगा ICM प्लस MR², तो 2/3 mr² प्लस MR² 5/3। ऐसे है कितना, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसका सेम हो जाएगा तो 2I' और इसका कितना हो जाएगा 2/3 mr²। तो ये कितना हो गया 10/3 mr², 2/3 mr², सॉल्व करेंगे तो 4 mr²। तो ऐसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, है ना। अगर हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक पॉइंट पहले समझते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि टोटल मास किसी सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस k होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I = mr² लिख रहे थे, तो यहाँ mk² लिखेंगे, तो k की वैल्यू हो जाएगा √I/m। तो इसे k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। कब इस्तेमाल होता है, जैसे ये सवाल है 2022 का, है ना। देखो इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क अबाउट द डायामीटर। ठीक है भाई, यानी ये डिस्क का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो mr²/2 होगा, लेकिन अगर इसका डायामीटर के क्रॉस निकालते हो तो ये समझना पड़ेगा। डायामीटर का मतलब इस एक्सेस के अबाउट, फिर इस एक्सेस के अबाउट, फिर इस एक्सेस के अबाउट। तो ID प्लस ID = mr²/2। तो सिर्फ ID कितना हो जाएगा mr²/4 हो जाएगा। तो यहां पर लगाया हूं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, समझे कि नहीं। तो यहां से I2 आ गया हमारे mr²/4,
इसको लिखेंगे mk1 स्क्वायर, तो ये mr स्क्वायर बाई 2 हो गया। दोनों को बराबर करो, यहाँ i2 mk2 स्क्वायर, i2 mr स्क्वायर बाई, ये दोनों आपस में बराबर ही होगा, mk2 स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन अलग से निकाल के डिवाइड करते हो तब भी उतना ही टाइम लगेगा। अभी मैं पेस्ट किया हूं, बता दूंगा। फिलहाल मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही करना, mk1 स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दो mk2 से, mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन mr स्क्वायर बाई 4 इधर कट जा रहा है, ये कितना आ रहा है 2 आएगा, कट गया तो k1 और k2 का होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ रूट नहीं बन गया, तो ये आ जाएगा √2⁻1 हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन लोग इस तरीके से निकाल के लर्न करते हैं। करना चाहते हो तो करो। जैसे इसका mr स्क्वायर है तो k की वैल्यू i बाई m, तो m से डिवाइड करोगे r आ गया, इसका कितना आ गया कि r आ जाएगा। इसका होता है mr स्क्वायर बाई 2, इसका भी mr स्क्वायर बाई 2 रखो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन r बाई √2 होता है। कितना लर्न करोगे, क्या जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं वैसे लेक्चर में, ये तो लेंदी लेक्चर है, कम से कम 10-12 लेक्चर में पूरा टॉपिक फिनिश करता हूँ मैं, एक दिन में उसका शॉर्ट पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। तो जो बेसिक नीड है उसे बता रहा हूँ, और सवाल लगाने का प्रयास करोगे तो बनेगा। मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो जीरो लेवल से धीरे धीरे सीखेगा, तो इतना टाइम लगाना पड़ेगा। कोई फर्स्ट टाइम सीख रहा फिजिक्स तो उसे करना पड़ता है। जैसे अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आई है 2/3 mr स्क्वायर, आई अपॉन m है, आई की यहाँ वैल्यू रखो, सॉल्व करो, r रूट में 2/3 आया। फिर यहाँ से जब रेडियस ऑफ गायरेशन इस तरीके से निकालोगे, फिर उसका रेशियो करोगे, तब तक टाइम चला जाएगा। तो मेरा एडवाइस है, दोबारा बताता हूँ मैं, जब भी कोई सवाल पूछे आपसे, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि उसका मास, सेंटर ऑफ मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है एक्सेस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस। तो जो mr स्क्वायर बाई 2 है उसे mk स्क्वायर लिख देते, सीधी सी बात। तो यहाँ पर mk1 स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ mk2 स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा, समझे। तो इसके आगे के प्रोसीजर जो है मैं नहीं कर रहा हूं, अब डायरेक्ट आगे चलते हैं। देखो ऐसे सवाल आया है, 23 में भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड में ही कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट टॉर्क पे। टॉर्क अलग से बताना ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे A क्रॉस B जैसे करते हैं ऐसे ही करते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। टॉर्क होता है हमारा R क्रॉस F, ठीक है। सपोज दैट F की वैल्यू इतनी है, R की वैल्यू इतनी है, तो R क्रॉस F है तो R I J का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो 1 - 1 1, यहाँ पे 1 2 1 1 2 1, ये प्रोडक्ट करने का A क्रॉस B का ही तरीका है, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा। देखो बहुत छोटे छोटे भी सवाल आ जाते हैं, जैसे ये देखो नीट 2020 में इतना छोटा सवाल पूछ लिया, फोर्स दिया 3J कैप न्यूटन, R दिया है 2K कैप, तो आप सर्किल से करना, बहुत बड़ा ना हो क्वेश्चन तो आप डिटर्मिनेंट बना के आप मेथड न यूज करिएगा, सर्किल बना के कर लीजिएगा। इसमें करना है 2K क्रॉस 3J कैप, तो पहले करते हैं K क्रॉस J, K क्रॉस J करेंगे -I कैप, -6I आएगा, तो C ऑप्शन सही है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो हो सकता है A टिक कर दो। तो केयरफुली पेपर ना सॉल्व करने से भी 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अब देखो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही पेस्ट किया हूं, अभी ट्राई करना, मतलब हम सारे कीवर्ड आपको सिस्टमेटिकली बता रहे हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं इस पे, देखो ये भी है, फिर ये भी है, देखो ये 99 का, फिर 8 इसमें भी आया है। हाँ इसमें एक एडवाइस मैं करूंगा कि इसमें देखा हूं बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे इसने कह रहा था द मोमेंट ऑफ द फोर्स दिस एट अ पॉइंट दिस अबाउट दिस, किसके अबाउट निकालना है। आर वेक्टर निकालने में क्या करते हैं, R2 - R1 याद करके चले जाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे यहाँ पे R क्रॉस F निकालने का मतलब ये है कि फोर्स कहाँ लगा है और किसके रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रहे हो। कहीं से R2 - R1 थोड़ी ना कर देना, फोर्स किस पॉइंट पे लगा है और किसके अबाउट टॉर्क निकालना है ना। जैसे B के अबाउट निकालना है, समझे कि नहीं। देखो मैंने ऐसे पॉइंट मान लिया हो, ये पॉइंट माना हो 2 0, यहाँ पे देखो 2 0 3 2 2 2 - 2, ये हो गया हमारा, सिंपल है। तो इसके अबाउट निकालना है, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0I कैप, 0 और माइनस माइनस प्लस 2J कैप, -3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का K कैप हो गया। तो ये ध्यान रखना अलग से, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है तो पोजीशन वेक्टर हमें ऐसे ही यहां से रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। इस वजह से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा B के रेस्पेक्ट में, तो R क्रॉस F करेंगे तब आपका आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बच्चे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो इजी है,
देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। ए क्रॉस बी अगर आपको आता है तो ये सवाल कभी नहीं गलत होगा, पता है। ए क्रॉस बी अगर आप कभी करते होगे तो कैसे करते हो जी? ए क्रॉस बी करोगे तो ये ए क्रॉस बी आएगा, तो ए क्रॉस बी ये आया, सपोज दैट इसे सी मान लो, सी का वेक्टर, ये जो बी के भी परपेंडिकुलर होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है। सेम कॉन्सेप्ट, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ रहा है ना, तो जो ये आर क्रॉस एफ आया है हमारा, मतलब वो टाउ है, तो टाउ जो है आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। जिसके परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 जीरो होता है। तो इसमें ध्यान रखना आर डॉट टाउ जीरो हो जाएगा, एफ डॉट टाउ जीरो हो जाएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम वेक्टर वाला अगर मेरा देखोगे तो उसमें मैंने इस तरीके से बनाया हो, ए क्रॉस बी, ये ए है ये बी है, ये दोनों एक प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर ये ए क्रॉस बी आता है, यानी इसका सी का बी के साथ डॉट करेंगे जीरो आएगा, सी का ए के साथ डॉट करेंगे तो जीरो आएगा, यानी ए क्रॉस बी हमारा जो है वही तो टाउ आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो इसमें इस चीज की नीड है। अगर सबसे बेसिक कपल, सिंपल कपल की बात करोगे तो सबसे सिंपल वाला कपल आता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। एक्ट ऑन अ रॉड या बॉडी कोई मान सकते हो, तो इसे क्या करता है, रोटेट करा देता है। नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं है, यानी किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में चेक करना है तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नहीं तो वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है। समझना बात को, है ना। जैसे यहाँ पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क हमारा क्या है, जीरो है, लेकिन इसी फोर्स को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, इसी फोर्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा नेट टॉर्क जीरो नहीं है, उसी को बोलते हैं सिंपल कपल, ठीक है। ठीक है, अब इस तरीके का एक आता है, अब ये ध्यान देना, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिया है, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एक टर्म्स मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज। इस पे क्वेश्चन एक बार सिर्फ नीट में पूछा है, समझे, हो सकता है आगे का भी पूछ ले। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा जी, F1 अपॉन F2, मतलब लोड अपॉन एफर्ट, सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया उसे D2 अपॉन D1, हम F1 के टर्म में इसलिए लिखते हैं, जनरली सवाल आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे F1 है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर हिंज पॉइंट से रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स भी जीरो करना पड़ेगा, R इक्वल टू F1 प्लस F2, और नेट टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा, DF1 इक्वल टू DF2। इस पे यूज करके इसका भी हम सवाल सॉल्व करवाएंगे आपको, है ना। देखो ऐसे वैसे क्लास 10th वाले बच्चे देखते होंगे, ऐसा फिगर दिखा रहा था, ये फलक्रम है, ये लोड आर्म है, ये फर्ट आर्म है, फर्ट यहाँ से लगाया, लोड को यहाँ से कैरी किया। जब भी किसी हैवी सामान को उठाओगे तो आसानी से नहीं उठेगा, लेकिन किसी रोड को ऐसे डाल दो, उसके बाद यहाँ से ऐसे इसे हल्का सा पुश करोगे तो इजिली उठ जाएगा। नहीं तो अभी मैं एक और एग्जांपल होगा, ऐसे देखो, किसी सामान को कैरी करना हो, यहाँ पे एक व्हील लगा दो, यहाँ पे हैंडल आसानी से कर लोगे, ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एफर्ट जो है कम लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, समझे। और उसके बाद ये टॉर्क पे क्वेश्चन पूछेगा, तो टॉर्क ऐसे, एक मैं बता देता हूँ, नीट का ही बताता हूँ, ये नीट का है 21 में आया था, ठीक है, पहले ध्यान से समझना। इसमें क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 200 सेंटीमीटर, 500 ग्राम बैलेंस ऑन द विच प्लेस एट अ 40 सेंटीमीटर मार्क, mass 2 kg is suspended from the rod at a 20 centimeter and another unknown mass m suspended from the rod 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the valence, find the value of m such that the rod in equilibrium. कह रहे भैया कि यहाँ पर जो m सस्पेंडेड है वो कितना होगा कि इस पर नेट टॉर्क जीरो हो जाए, तो टॉर्क जबरदस्ती जीरो कर देना है और m की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वही तो करना है। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। बस इसमें एक चीज ध्यान देना, एक्चुअल में टॉर्क का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से जो सॉल्व करा जाता है क्वेश्चन को, वो फाइनल डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी तो ये ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साइन कन्वेंशन है जिससे हम टॉर्क को इजिली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अबाउट अगर इस पे टॉर्क लगाओगे तो ये इधर करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अबाउट करोगे क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। यहाँ साइन कन्वेंशन यूज कर सकता है बच्चा, मैंने बहुत सारे देखे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस बता देता हूँ, भूल जाते हैं।
अगर आपको लगता आप भी भूल जाते हो तो इतना ध्यान रखे ना, क्लास 10th में ऐसे भी पढ़े होगे। जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तो नेट मोमेंट तभी जीरो होगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज इधर जितने आ रहे हैं उसको एक साइड लिख लो, और जितने क्लॉकवाइज आ रहे हैं उसे दूसरी साइड लिख लो, बीच में इक्वल लगा लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2g इंटू 20, 2g इंटू 20, 0.5g इंटू 60, और ये mg इंटू 120। इसमें से सब कुछ कट कर, या g कॉमन होके कट गया, तो ये आ गया 40, 30, 120 एम। जीरो भी कट कर दिया, 4 प्लस 3, 4 इक्वल टू 3 प्लस 12 एम। इधर लाओ तो 4 माइनस 3 1, 1 इक्वल टू 12 एम। देखो इजिली आ गया, एम की वैल्यू 1/12 kg। हो सकता है वैसे कैलकुलेशन टफ बन जाए, मतलब आप आराम से अगर सीखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिक्कत होगा, धीरे धीरे तो चीजें ऐसे ही सवाल बनेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा, है ना, समझे। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन इसमें दिया था एचसी वर्मा में इस तरीके से, यहाँ एनसीईआरटी में जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहा है ये करता है, लेकिन मेरा एडवाइस है आप एटलीस्ट साइन कन्वेंशन भी लर्न रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अच्छा हो सकता है कभी कभी दिमाग से निकल जाए, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद तो करके गए, किसको प्लस लेना किसको माइनस, तो कोई बात नहीं, जो आपको समझ में आए। क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, उल्टा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा उसी के हिसाब से आएगा, जो आप माने होंगे उसी को ध्यान देना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि टॉर्क निकालना आपको इजी तरीका बता रहा है। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से आसानी से लगता है। तो यहां से समझो, इस फोर्स को इसके अबाउट टॉर्क निकालना था, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये फोर्स ऐसे लगा है तो हमेशा फोर्स का कंपोनेंट लेना ज्यादा इजी रहता है। इस फोर्स का ये 60 डिग्री था, इधर मैंने कंपोनेंट लिया, ये फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो। ये भी यहीं से पास हो रहा है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो। फोर्स ऐसे है, इसका कंपोनेंट लिया तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये तो यहीं से जा रहा है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो। ये बचा ये बचा ये बचा, समझे, ये और ये, ध्यान से समझना। ये फोर्स इधर लगा है तो इसको ऐसे रोटेट करने का काम करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे रोटेट करने का बाद काम करेगा क्लॉकवाइज। ये ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का काम करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब देखो फोर्स मैंने कंपोनेंट करके निकाला हूं, 20 cos 60 10 आ गया, ये तो 10 है ही। इसको सॉल्व किया तो 9 आ गया, ये रखते हैं। तो ये कितना है 10, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने बोला माइनस ले लेना, तो -10 इंटू 4 सेंटीमीटर है, मैं मीटर में कर लिया, तो 4 इंटू 10 की पावर -2। ये हमारा कितना आया है जी, 10 आया है, ये 4 है, तो ये प्लस में होगा 10 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, ये भी प्लस में होगा 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2। ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, ये आंसर आ गया हमारा प्लस में। ये प्लस में आया 0.54 न्यूटन मीटर आया। प्लस किसको माने हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को, यानी ये जो फोर्स है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा। हो सकता है आप इसका साइन कन्वेंशन अलग मान लेते तो जो आता तो फाइनल आंसर तो सही आता है ना, इसमें नहीं कंफ्यूज होना। अगर कोई बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहा है, क्योंकि जनरली अगर कॉपी चेक करा जाएगा तो एनसीईआरटी में साइन कन्वेंशन जो दिया रहता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। अपनी मर्जी से कुछ करोगे तो गलत हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल का आंसर टिक करना है तो उसे कोई पता ही नहीं, आंसर सही आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, कंपैरिजन डायरेक्ट यहाँ लिखा हूँ, ये पेज बताता हूँ। टाउ एक्सटर्नल dl बाई dt करते होगे, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, आई इंटू ओमेगा। एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी लीनियर मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है हमारा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, सिंपल, ये पढ़े होगे। कंपेरिजन के साथ नोट करो। उसके बाद क्या है, आर क्रॉस एफ जैसे निकालते थे वैसे एल निकालता आर क्रॉस पी, तो ये आ जाएगा आर पी साइन थीटा। यहां से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, एल इक्वल टू एम वी आर। ये सर्किल वाला तो पढ़े ही होगे, एम वी आर होता है। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, मास एम और कांस्टेंट स्पीड वी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अगर देखोगे तो ये है, इसका एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम मान लो हमारा जो है वो बाद में भी रहेगा अगर इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इस पे एक और इस पे पेस्ट कर दिया गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i। एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, आई ओमेगा इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई टू, सिंपल, ठीक है। के बाद जो कीवर्ड है इसमें हम बात करेंगे
ये तो आपको कंपैरिजन आता होगा, ये सब एक जगह लिख लेना, ये लीनियर मोशन का है, ये एंगुलर मोशन का है, ठीक है। अब देखो रोलिंग मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 24 में भी आ गया था। ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, ये प्योर रोटेशन मोशन है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो जितनी वेलोसिटी इधर उतनी वेलोसिटी इधर, तो ये जो है पॉइंट यहाँ से जो है इसकी मतलब स्लिप नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है यानी प्योर रोल करके जाता है, समझे, विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग कह सकते हो। प्योर रोलिंग की कंडीशन में एक बन जाएगा जितना इधर उतना इधर, यानी v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये लर्न रखना है कि प्योर रोलिंग होगा तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। अगर रही बात वेलोसिटी का, यहाँ वेलोसिटी निकालोगे तो v आएगा, यहाँ v है या आर ओमेगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। यहाँ पे आर ओमेगा आर ओमेगा और v दोनों सेम ही तो है, दोनों को ऐड करोगे तो ये 2v हो जाता है, समझे। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर तो लिखोगे क्योंकि आगे भी जा रहा है। अब रोल भी कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करोगे, तब टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, समझे। बोलो जी, ये नीट 2024 में पूछा है, तो 25 में भी हो सकता है इस पे बेसिक सवाल पूछ ले। इसमें बस इतना ही पूछा। अब ये बात तो समझ गए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ v होगा, यहाँ 2v होगा, जस्ट अभी पीछे बताया। v जितना इधर उतना यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ v होगा, यहाँ दोनों ऐड होगा तो 2v हो गया, सिंपल। प्योर रोलिंग की ये कंडीशन है, ठीक। इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा था कि कौन, जैसे p पॉइंट मूव फास्टर देन q, सही बात है, यहाँ की वेलोसिटी 2v है, यहाँ की v है, ये फास्टर नहीं हो जाएगा जी, 2v थोड़ा सा ही लिख दूं, 2v, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, किस किस कीवर्ड पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज मैं एडिशनल बता रहा हूं, हो सकता है पूछ लिया जाए, लर्न करके जरूर जाना। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग करके आता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा ये याद रखो, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका एक और एडवाइस है कि आप ये लर्न करके चले जाओ, सबसे बेहतरीन है। ये ना सोचना कि सर ये सिलेबस में नहीं है। मैं 2024 का क्वेश्चन रोलिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इसलिए सवाल दिखा दिया हूं, तब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब यहाँ पे वही बता रहे थे, देखो एम के स्क्वायर ही तो एम आर स्क्वायर होता है, तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 नहीं हो गया। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो जी साइन थीटा बाई 2, ये आएगा 2/3 जी साइन थीटा, 3/5 जी साइन थीटा, 5/7 जी साइन थीटा। हो सकता 30 डिग्री पे पूछ ले सॉलिड स्फीयर का, तो मान लो सॉलिड स्फीयर का 5/7 जी साइन थीटा होता, साइन 30 रखो, आंसर पाओ। हाँ, अगर आप लर्न नहीं करे हो तो आप इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ सकता है, आपका टाइम नुकसान हो सकता है। देखो जनरली सवाल क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसे आ रहा था, इसका एक्सेलरेशन हमारा जी होता है, ऐसे अगर हमारा होता है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा लेते हैं। अगर हम फ्रिक्शन ले लेते हैं हम लोग तो एक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा होता है। अगर ऐसा लेते हैं तो ये जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो कभी कभी सवाल आप देखे होंगे इस तरीके से बोलता है विदाउट स्लीपिंग। अब बच्चा कंफ्यूज, विदाउट स्लीपिंग मतलब रोलिंग की बात कर रहा है, और ये कहेगा विद स्लीपिंग, विद स्लीपिंग मतलब ये स्लीप करके आ रहा है, समझे। ऐसे सवाल देखो, यहाँ पे नहीं पेस्ट है, ये फ्रिक्शन में आगे होगा तो मैं दिखाता हूँ। ये तो बेसिक सवाल है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी याद करके जाना। ये के टी हाफ एम बी स्क्वायर होगा, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर रखे, प्योर रोलिंग की कंडीशन v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू v/r, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, 1/5 एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर। इन दोनों को डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो। के टी क्या होगा, ये के टी प्लस के आर, हाफ एम बी स्क्वायर 1/5 एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन होके कट गया, ये रेशियो सॉल्व किया 5/7, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे सवाल हो सकता है आ जाए, तो मैं तो नहीं कहूंगा इग्नोर करके जाइए, जरूर देख के जाइए, समझे। जैसे ऐसे भी आ सकता है। ये कह रहा है ये कहां पे पूछा है, रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग, समझे। यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब हाफ एम बी स्क्वायर लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा कितना होगा v स्क्वायर अपॉन आर, कटेगा तो 1/5, सॉल्व करोगे तो 7/10 एम वी स्क्वायर।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv², v की वैल्यू रूट कितना आ जाएगा 10 gh/7। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने काफी फास्ट बताया हूं लेकिन सारे कीवर्ड बताया हूं, इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है, समझे। इतने टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। एक और मैंने कराया सेंटर ऑफ मास, दोनों को अगर कंबाइन कर लो, इससे बाहर के कीवर्ड पॉसिबल नहीं है। अब रही बात सवाल की, तो सवाल की प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। अगर सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो नुकसान हो जाएगा। मेरे पीवाईक्यू से कम सवाल की प्रैक्टिस करते रहना। एडिशनल भी कोई लगाते हो तो करते रहो। उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना कीवर्ड मुझे बताना था, ठीक है। मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।